डॉक्टर साहब, बड़ी कमाल की नस्ल है आपकी और हमारी। हमने स्टालिनिज्म का इन्हदाम देखा, यूनिपोलर दुनिया देखी, अब ज़वाल अमेरिका मुबैना तौर पर देख रहे हैं और राइज देख रहे हैं चाइना की, और अब इसके बीच ईरान की ताकत इमर्ज कर रही है। क्या अगर ये मुआहदा होता है, पोस्ट मुआहदा कि किस तरह की दुनिया होगी और ताकत के सेंटर क्या आपको लगते हैं, खदो खाल क्या होंगे डॉक्टर साहब? देखिए काजी साहब, इसके बारे में अभी कुछ कहना तो मुश्किल है, लेकिन बाज़ाहिर जो चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन दो तीन बातें। पहली बात तो ये है कि ईरान ने जिन मामलात पे पाकिस्तान पे एतबार किया है, मेरा ख्याल है कोई भी रियासत और ख़ासतौर पर ईरान, जो जाहिर है कि ज़ख्मों से चूर चूर है इस वक्त, उनकी क़यादत शहीद, उनके लोग शहीद, उन पे हमलों के ख़तरे, उनके जो हैं वो यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके पुलों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनको भी मिलिट्री टारगेट्स करार दे दिया। आप जरा तसव्वुर करें, स्कूलों को। वहां पर वो किन बातों पे पाकिस्तान पे एतमाद कर रहे हैं, जो आसिम मुनीर साहब के दौरे के बारे से बात कर रहा हूं, वो एतमाद कर रहे हैं न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे। उनकी मुलाकात ना सिर्फ ये कि सदर से हो रही है, आर्मी चीफ से हो रही है, खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर, जो कि सबसे ज्यादा जिसकी तलाश है कि वहां पे एक मिसाइल गिर जाए और एक धमाका हो जाए तो उनकी सारी अस्करी क़यादत भी खत्म हो जाए, पासदारान की, वहां पे वो ईरान इतना एतमाद पाकिस्तान पे कर रहा है। सऊदी अरेबिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है, वो तो इस मुआहदे से पहले से ही हैं, बहुत पुराने हमारे उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। तुर्किया के साथ ताल्लुकात हैं, और अब ईरान के साथ जो ताल्लुकात बने हैं, उसके बाद ये सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान भी आप देखें ना, शी जिनपिंग ने सऊदी अरब से बात की है ना, और ईरान तो हर एक को पता है कि ईरान के साथ चाइना खड़ा हुआ है। तो बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा, आप समझें कि ये ब्लॉक ऑलरेडी बनने जा रहा है। अब ये मिडिल पावर्स हैं या ये आपस में मिलके कुछ सुपर पावर्स बन गई हैं। ईरान ने तो धूल चिटा दी है ना एक सुपर पावर को जी। तो ईरान के साथ ईरान तो पहले ही अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी पावर है। अब उसके साथ जब दूसरी पावर्स मिलती हैं जिन पे वो इत्मीनान भी कर रहा है, और आप देखें पाकिस्तान ने एक जो सबसे बड़ा काम किया, तो सऊदी अरेबिया को बीच में रिएक्ट करने से रोका। तुर्किया भी नहीं रिएक्ट किया, तुर्किया ने रिएक्ट नहीं किया। तैयब उर्दुगान का वो कहते हैं अगला नंबर है और तुर्किया के पीछे जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा एक ब्लॉक बन रहा है, बल्कि शायद इतना ताकतवर ब्लॉक होगा कि यूरोप भी इसके साथ आ जाएगा। आप देखें ना, यूरोप भी तो खुटे लगा दिए ना उसको ट्रंप ने, यूरोप भी तो खजर ख्वार हुआ ना यूरोप। तो यूरोप के मुल्क भी आपने हुर्मुज़ और इधर उधर ढूंढते ढांढते इधर आएंगे, बात करेंगे, उनको ऑयल भी तो यहां से जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से जो मुल्क हैं सारे, पाकिस्तान का कलीदी किरदार, पाकिस्तान ना होता तो ये जो इधर उधर सारा ये मोती बिखर गए थे, तो ये सारे समेटता कौन? तो पाकिस्तान का कलीदी किरदार, इन मुल्कों का अपना एक रोल। लेकिन यह है कि एक पूरी जो है ना, जो बात आपने की कि हमारी जनरेशन ने क्या कुछ देखा है, तो हमारी जनरेशन ने तो सर्द जंग देखी, फिर वो दीवार गिरते देखी, फिर वो यूनिपोलर वर्ल्ड देखी, अब वो यूनिपोलर वर्ल्ड का भी खात्मा देख रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि दुनिया की काजी साहब सबसे छोटी मुद्दत की एम्पायर होगी जो कि हमारे नजरों के सामने टूट रही है, और बड़े यानी एरोगेंस और बड़ी बेहूदी के साथ टूट रही है। कोई अच्छी यादें छोड़ के नहीं जा रही है एम्पायर। देखिए डॉक्टर साहब, जो आपने सफारतकारी की बात की और पाकिस्तान के कलीदी किरदार की बात की, इसमें कोई शक नहीं कि रिस्क भी था बहुत बड़ा, क्योंकि जब जंग लगी तो पाकिस्तान उससे पहले जो है वो सफारतकारी पाकिस्तान ने शुरू की थी। दो सफारतकारियाँ सामने आई हैं, एक है तखरीबी सफारतकारी और एक है तामीरी। तखरीबी सफारतकारी जो है वो मोदी ने की, और वो जंग से पहले वहाँ था इसराइल। पाकिस्तान ने जो है वो तामीरी सफारतकारी की, और पाकिस्तान ने पूरे खित्ते को जो है जोड़ के रखा है, उसमें जंग नहीं होने दी। यानी ना सऊदी अरब ने हमला करने दिया, रिएक्शन करने दिया, ना बाकी मुल्कों को। लेकिन ये रिस्क भी बहुत बड़ा था सर, और दलेरी भी बहुत बड़ी है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वार जोन में 3 दिन रहे। ये बहुत बड़ी दलेरी। अब रिस्क तो लेते हैं, रिस्क के बगैर या कोई आप मतलब है कि बस फिर इसमें अल्लाह का करम होता है, रिस्क तो लेना पड़ता है आपको। देखिए किसी और, आपने भी और मुल्कों का नाम लिया, उन्होंने भी तो रिस्क लिया ना, बिल्कुल। लेकिन वो कैसी, वो पूरा का पूरा जो एक उनका, वो भी तो एक पूरा बना रहे थे ना जी। सोमालीलैंड होगा तो इसराइल होगा,
दरमियान में एक आध कोई खलीजी रियासत जो पैसे मांग रही है अमेरिका से वो तो गारत हो गया सारा वो तो बढ़ गया सारा ना। उसके बाद वो और फिर अफगानिस्तान के अंदर टीटी मजीद बल्कि जबरदस्त हो गया। अच्छा वो जो है ना वो जो है मजीद ब्रिगेड और BLA और फलाना ढिमाकना TTP ये वो इसकी ये बात कर रहे हैं तकरीबी में। आप देखें अभी क्या हुआ है 3-4 महीनों में ही आप देखें कैसे कुदरत ने ये सारा पूरा जो एक नक्शा था उस नक्शे को कहते हैं ना अल्लाह सबसे बड़ा प्लानर है। जी बिल्कुल। तो ये आपको देख के नजर आ रहा है सामने आपको कि वो जो मुल्क हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान चूंकि वो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं ना वो पाकिस्तान ने ये पैसा पकड़ो अपना भेज जाओ। अच्छा वो पैसा इतना थोड़ा उनको मिला है। अच्छा मेरा ख्याल था कि इस पे मैंने बाकायदा तौर पे उनके हालात काफी पतले हो ना अमेरिका से पैसे मांगे। मैं यही आपसे जो है रहनुमाई लेना चाह रहा हूँ कि जो यूएई है जी पाकिस्तान ने तो उनका कर्ज लौटा दिया, यूएई उन्होंने अमेरिका से पैसे मांग लिए। अब क्या सर वहां पर सरमायाकारी निकल चुकी है, वहां पर जो है वो इस वक्त बड़ा अनयूजुअल है। ये बड़ा अनयूजुअल है। ये देखें इस तरह से अनयूजुअल है कि ये जो उनके पैसे तो मौजूद हैं बड़े उनके डॉलर्स के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इस मरहले पे मेरा ख्याल है यूएई जो है वो ये देख रहा है कि ये आने वाले जो भी हालात हैं उन हालात में उनको कैश की ज़रूरत पड़ेगी जी, उनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और हो सकता है कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाए जहाँ पर वो उनको किसी और करेंसी में ऑयल लेना पड़ जाए या कोई और करेंसी उनको की जरूरत हो। बिल्कुल। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इसके ऊपर क्या बात करते हैं उनसे, क्योंकि प्रेसिडेंट देखें अगर ये बात उधर डील करेंगे नहीं, देखें ना मेरी बात सुनिए, ये यूएई ने बात कर दी जी, फर्ज करें ये बात कतर करता है, ये बात सऊदी अरबिया करता है, बाकी करता है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप उधर तो पहले ही उनकी मईशत का सत्यानाश बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ है। उनको पता चले कि 1 मिनट तो वो या तो ये कहेंगे कि भाई आप डिफेंस में मुझे पैसा दें, मैं आपको बचा रहा हूं, ये करें वो करें। लेकिन यूएई ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। ये स्टेप इससे पहले 2008 का जो क्राइसिस आया था उसमें कोविड के जमाने में उन्होंने लाई, लेकिन ये जो सूरत हाल है उसमें यूएई हालांकि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, जेडी वेंस भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आपने हुर्मुज़ खुल भी रही है, कोई मुल्क इतना परेशानी है तो, लेकिन यूएई ने एक गैर मुतवक्को फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि वो एक तवील अरसे तक अपने आप को बहरान में देख रहे हैं। सर दो तब्दीलियां सामने आती हुई नजर आ रही हैं। एक तो है ताकत की तब्दीली जो कि बात कर रहे थे कि जो ताकत का चश्मा शिफ्ट हो रहा है, दूसरा सरमाया की तब्दीली, सरमाया जो है वो भी शिफ्ट हो रहा है। अब यूएई के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ, उन्होंने जो कुछ भी किया खित्ते में, वो एक अलग बात है। अब जंग बंद होती है, मुआहदा हो जाता है, बंदर अब्बास है, चौबहार है, ग्वादर है, चाइना है, ईरान है, रशियन स्टेट्स हैं, रूस है खुद, रशिया जिसको कहते हैं, ये सारी तजारत का जो आपको लग रहा है कि महवर भी पाकिस्तान ही बनने वाला है। इस जंग में अभी आपने हुर्मुज़ बंद है, अभी पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं, कॉरिडोर खुल गया कि नहीं? बिल्कुल खुला, वस्ती एशिया तक, बिल्कुल ईरान के थ्रू। इस पूरी सूरत हाल में जहां पर जंग छिड़ी हुई है, कोई मामला नहीं हो रहा, कोई सर पैर, पाकिस्तान का वस्ती एशिया, ईरान से वस्ती एशिया के दरमियान कॉरिडोर खुल गया। आपके दोस्त हनीफ अब्बासी साहब आज उन्होंने खबर दी है कि ट्रेन जो है वो जाएगी तुर्की तक और सारे ईरान के मैं आपसे बात ही कह रहा हूं ना कि ये सारा जो है ये फिर किसमें, ये क्या है फिर, ये तो सीपैक के अंदर ही, सीपैक तो नहीं, बेल्ट एंड रोड, सीपैक तो पाकिस्तान स्पेसिफिक है, बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनेगा ना जी। और इसमें आगे जाकर तुर्की जो है वो बेल्ट एंड रोड में आता है या अलग से मिडिल कॉरिडोर को देखता है या फैसिलिटेट करता है, वो ब्रोकन जो उनका एक हिस्सा है पूरा आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान। तुर्की क्योंकि नेटो में है ना, तो वो एक मतलब है कि वो देखना ही है कि तुर्किया जो है उसका हिस्सा बनता है, ये बेल्ट एंड रोड का नहीं भी बनता तो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है साथ उसके, या कितना उसमें साथ शामिल होता है। लेकिन ये तो तय हो गया कि नक्शा तो नया बन गया पूरा। बिल्कुल। और इससे आता क्या हो रहा है, इससे पाकिस्तान का एक्सेस यूरोप तक है, जबरदस्त। अगर आप वस्ती एशिया तक हैं और आप तुर्किया तक हैं तो तुर्की किधर है? तुर्की का आधा हिस्सा तो यूरोप में है, यानी पूरा यूरोप पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाला है। आप ये देखें ना कि आप एक तो, और इसमें बाईपास कौन हुआ, जो नुकसान किसका हुआ सबसे ज्यादा और जिसका मुझे जाती तौर पे
हैरत भी है, दुख भी है, वो अफगानिस्तान बाईपास हुआ। अफगानिस्तान को बाईपास करते हुए ये पूरा रूट अफगानिस्तान के उनकी तो अपनी गुमराही है ना सर, नहीं गुमराही, वो इंडिया के साथ जाना चाह रहा है, फारिग हो गए ना, ऊपर से चला जाए, वो चले जाए, वो वहां पे एक रास्ता बना लें, मणिपुर, अफगानिस्तान मणिपुर इशारा बना लें। वो मतलब मैं माफी चाहता हूं एक इंटरजेक्शन के लिए डॉक्टर साहब, आप ये देखें ना कि अफगान कोई एक इंटरजेक्शन के लिए, बल्कि मियां साहब मैं आपसे भी सवाल करता हूं, वो तो माहौल बड़ा डॉक्टर साहब ने बड़ी सराहत से बता दिया कि इर्द गिर्द का, पर असी बेचना की है। जब तक माशाल्लाह अवैस लगारी साहब और हमारी उनकी तवानाई पॉलिसी मौजूद है, तो मियां साहब इस पर भी तो रोशनी डालें, जरा पॉलिटिकल इकॉनमी पे भी आ जाएं। हमने बेचना क्या है दुनिया की महंगी तरीन बिजली के साथ? हाउ कैन वी टेक द बेनिफिट ऑफ दिस चेंज एनवायरनमेंट वेयर वी हैव प्लेड अ वेरी गुड डिप्लोमेटिक रोल, मगर जो फितनातुल दवाखिल से कौन हमें छुड़वाएगा? मियां साहब जरा इस पे भी तो आए ना। सर पॉइंट बड़ा मैं पहले काजी साहब को जवाब दे दूं। काजी साहब देखिए, जब रास्ता ही नहीं था तो हम क्या चीज बनाते? अब रास्ते खुलेंगे तो हम चीज बनाएंगे ना कोई। जी नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, पॉइंट बड़ा काजी साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, अब रास्ते बनेंगे तो हम कुछ सोचेंगे ना कि क्या बनाना है हमने। यानी देखिए सर, जब रास्ते ही नहीं था तो हम क्या बनाते? हाँ बिल्कुल, तो मतलब यही अब जंग बंद होगी, एडवोकेट मुआहिदा होगा काजी साहब, तो वहां से जो ईरान है वहां से गैस पाइपलाइन आएगी, वहां से बिजली इंपोर्ट की जा सकेगी, वहां से ऑयल जो है उसकी पाइपलाइन जो है वो पड़ेगी, जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेहतरीन ऑयल जो है वो सस्ते दामों मिलेगा। जहां तक बिजली की बात है, तो बिजली का सर ये हुकूमत को सोचना पड़ेगा, और हुकूमत मेरा ख्याल इसके बाद सोचेगी, जो कि टास्क फोर्स है उसने पहले भी सोचा था, और इस हवाले से जो हमारे मुख्तदर हल्के हैं उनमें ये बात जो है पाई जा रही है और बाकायदा संजीदगी के साथ पाई जा रही है कि अगर बिजली की कीमतों से जान छुड़ानी है, जो कि बढ़ रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, और कैपेसिटी पेमेंट से जान छुड़ानी है, तो फिर आईपीपीज का फोरेंसिक ऑडिट करवाना पड़ेगा, उनका हीट रेट टेस्ट जो है वो कराना पड़ेगा, और इस पर जो है आप देखेंगे कि अल्लाह करे ये मुआहिदा हो जाए और मामला पूरे रीजन में ठीक हो जाए, तो फिर बारी फितनातुल दाखिल की है, क्योंकि फितनातुल खारिज के साथ तो हम निपट चुके और निपट रहे हैं, और जो फितनातुल हिंदुस्तान है उनके साथ भी निपट रहे हैं और निपट चुके हैं। अब फितनातुल दाखिल की बारी है, और इसमें वर्किंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, ये खबर है काजी साहब कि वर्किंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। एक खबर मैं भी आपको दे दूं, हालांकि पे हाथ पड़ेगा और पड़ने वाला है सर। मैं रिपोर्टर नहीं हूं, मगर कभी कभी खबर दे देता हूं आपको। खबर मियां साहब ये है कि कार सरकार चलाने वाले जब अपना जाती कारोबार भी चलाते हैं, तो फिर वहां पे मेरा ख्याल में काम देखें, जो पॉलिटिकल पावर को इस्तेमाल करते हैं दौलत में इजाफे के लिए, रेंट सीकिंग क्लासेस हैं, ठेके लो दो और अमीर हो जाओ रातों रात। कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से तो ये निकले नहीं हैं, कब्जा ग्रुपों से निकले हैं। तो ये आपको याद होगा ISPR के DG साहब ने एक बड़ी मीनिंगफुल बात की थी कि जनाब ये जो अंदर का ये जो ब्लैक मनी वाला सिलसिला है ये बंद करना पड़ेगा।